हेलो फ्रेंड्स, बीएफएम के मॉड्यूल बी के क्विक रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। मॉड्यूल बी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले कंसेप्ट के साथ। पहला जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है अनसर्टेनिटी वर्सेस रिस्क। तो देखिए, रिस्क होता है जब आपको प्रोबेबिलिटी पता होता है, जैसे कि आपका हो गया शेयर मार्केट का रिस्क, जिसको बोलते हैं मेजरेबल प्रोबेबिलिटी। और अनसर्टेनिटी तब होती है जब नॉलेज आपका वेग हो या इम्प्रिसाइज नॉलेज हो, जैसे कि वेदर प्रेडिक्शन। रिस्क की शुरुआत और बैंकिंग रोल आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, रिस्क तब होता है जब आपके प्लान और एक्चुअल रिजल्ट में डिफरेंस हो। राइट, लिखा है ना, डेविएशन इन प्लान और एक्चुअल आउटकम, तब रिस्क होता है। बैंकिंग हिस्ट्री में हमेशा रिस्क को आइडेंटिफाई और मैनेज किया गया है। राइट, अब देखिए बिजनेस रिस्क और प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ देखिए बिजनेस रिस्क की बात की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि बिजनेस रिस्क हर बिजनेस में होता है और ये अनएवॉइडेबल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर कैश फ्लो को सेल्स और कॉस्ट इंपैक्ट करते हैं, वैसे ही प्रॉफिट पे सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस और एक्सपेंस का असर होता है। राइट, यहाँ देखिए वही बताया जा रहा है इस पार्टिकुलर लाइन में कि कैश फ्लो अनसर्टेनिटी, सेल्स, कॉस्ट, इनफ्लो, आउटफ्लो का इफेक्ट होता है। अब एक पॉइंट है जो कि यहाँ समझाया जा रहा है, हाई रिस्क हाई वर्सेस जीरो रिस्क का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ देखिए हाई रिस्क का एग्जांपल है, जैसे कॉमोडिटी हो गया, जैसे गोल्ड हो गया हमारा, और ऑयल हो गया। ये सब हाई रिस्क ही होते हैं क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। राइट, तो कॉमोडिटी जैसे हमारा गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, ये सब हाई रिस्क ही होते हैं बिकॉज देयर प्राइस फ्लक्चुएट वेरी हाईली। और दूसरी तरफ जो है हमारा आरबीआई रिटायरी बॉन्ड। ठीक है, आरबीआई रिटायरी बॉन्ड जो है जीरो रिस्क का एग्जांपल है, क्योंकि ये यहाँ पे कैश फ्लो हमारा स्टेबल होता है और रिटर्न यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। कि स्टेबल कैश फ्लो और रिटर्न यहाँ पे कम होते हैं। फिर बात करें कि रिस्क, रिटर्न और कैपिटल का क्या रिश्ता है, यानी रिस्क कैपिटल का रिलेशन की बात करते हैं। देखिए, हायर रिस्क का मतलब है ज़्यादा कैश फ्लो, सिंपल सी बात है, वाइड कैश फ्लो वेरिएशन। हाई रिस्क का मतलब है ज़्यादा कैश फ्लो वेरिएशन सॉरी फ्रेंड्स, और उस वेरिएशन को मैनेज करने के लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। लिखा है ना, वाइडर कैश फ्लो वेरिएशन तो हायर रिस्क, और उस हायर रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए इक्विटी ट्रेडिंग का। किसका एग्जांपल ले लीजिए, इक्विटी ट्रेडिंग का। तो अगर इक्विटी ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस कवर करने के लिए कैपिटल चाहिए, समझे। तो ये चीज़ है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं RAROC का क्या सिग्निफिकेंस है। तो RAROC का फुल फॉर्म है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। तो ये जो होता है ना RAROC, ये ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से बेटर होता है, क्योंकि ये रिस्क बेस्ड रिटर्न को कंपेयर करता है। ठीक है, ये इट इज़ बेटर देन ROA एंड ROE। याद रखिएगा क्यों बेटर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमें रिस्क बेस्ड रिटर्न बताता है। बाकी तो रिटर्न ही बताता है, ये रिस्क बेस्ड रिटर्न बताता है। चलिए अब बात करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे रिस्क और कैपिटल जुड़ते हैं, और RAROC जैसे कंसेप्ट हमें इन्वेस्टमेंट बेटर समझने में हेल्प करते हैं। यही पॉइंट अभी हमने देखा। चलिए अब बात करते हैं कि RBI रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, वाई रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, बिजनेस में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेंगी और ये डायरेक्टली कैश फ्लो को इम्पैक्ट करती है, हमने देखा ही है। तो अगर लॉसेस कंट्रोल में ना आए तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, बैंकरप्सी जैसा रिस्क आ जाता है। समझ में आ रहा है ना, अनकंट्रोल लॉस तो हमारा बैंकरप्सी जैसा रिस्क आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले रिस्क को मेज़र करना जरूरी है। राइट, तो रिस्क को मेज़र करना जरूरी है कि कितना लॉस हो सकता है और कितना कैपिटल उसे कवर करेगा। यही कह रहा है ना कि हाउ मच लॉस कैन हैपन, पोटेंशियल लॉस को एक्सेस कीजिए और फिर इंश्योर कीजिए कि आपके पास कैपिटल लिमिट एक्सपोजर हो। अब लॉस को एक बिजनेस कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और प्राइसिंग में इंक्लूड किया जाता है। लॉस इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस कॉस्ट एंड इट इज़ फैक्टर्ड इन प्राइसिंग। चलिए अब देखते हैं दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का क्या एसेंस है। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स होते हैं। ये चारों स्टेप पता होना चाहिए। पहले आप आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना, फिर कंट्रोल करना, और फाइनली आता है कॉस्ट एस्टिमेट करना। आइडेंटिफाई, मेजर, कंट्रोल एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। अब दोस्तों यह प्रोसेस एक स्पेशलाइज सेटअप के बिना नहीं हो सकता, जो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज सेटअप चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए गाइडेंस के लिए। अब बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है। देखिए, रिस्क और रिटर्न के बीच के बैलेंस बनाने के लिए टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट जरूरी है। एक तरफ है हमारा रिस्क और एक तरफ है हमारा रिटर्न, इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाना है। तो बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस बनाने के लिए हमें चाहिए टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए बोर्ड क्या करता है, बोर्ड यहाँ पे पॉलिसी सेट करेगा, राइट, लिमिट डिफाइन करता है और इंश्योर करता है कि प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही है। ये काम बोर्ड का काम है। पूछा जाता है पॉलिसी सेट करना, प्रोसीड्यूर सेट रिव्यू करना और रिपोर्ट को इंश्योर करना। राइट, उसके बाद आप देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग में एक्सेप्ट, मिटिगेट कीजिए या रिस्क को कम कीजिए। और रिस्क मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड आते हैं, RMC आते हैं, सीनियर एसेस आते हैं और सपोर्ट डिपार्टमेंट आता है। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो देखिए
तो मैंने बताया है कि रिस्क मैनेजमेंट में बोर्ड, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, सीनियर एग्जीक्यूटिव और सपोर्ट डिपार्टमेंट का रोल है। आरएमसी क्या करती है, गाइडलाइंस बनाती है। आरएमसी यानी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है गाइडलाइंस बनाती है और पॉलिसीज़ और प्रोसेस को इंश्योर करती है और रिपोर्ट्स मॉनिटर करती है। यदि हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, यदि हमारा रिस्क मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकिंग होता है, जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए तो 3 ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है, एक्सेप्ट करना, मिटिगेट करना या रिड्यूस करना। तो रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है या एक स्ट्रैटेजी है जो बिजनेस की सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, आल्को से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आल्को यानी कि एसेट लायबिलिटी कमेटी। अब देखिए होता क्या है कि ये सीनियर एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप है जो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करता है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे नज़र बनाए रखता है। दो काम है, लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करना और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, शॉर्ट में इसको NIM बोलते हैं, उस पर नज़र बनाए रखना। अब ये एक और काम करता है कि लैंडिंग रेट को रिकमेंड करेगा और क्रेडिट रिलेटेड प्रोसेस को क्लियर करता है। समझे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आल्को क्या करता है, लिक्विडिटी रिस्क मैनेज करेगा, NIM मॉनिटर करेगा, लैंडिंग रेट को रिकमेंड करेगा और क्रेडिट रिलेटेड प्रोसेस को क्लियर करता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं CRMC और ORMC की। देखिए CRMC क्या होता है, CRMC का काम होता है क्रेडिट रिस्क को स्ट्रॉन्ग बना के पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना, क्रेडिट रिस्क के रोबस्टनेस को इंश्योर करेगा, पोर्टफोलियो का एनालाइज करेगा, राइट, और क्रेडिट प्रोडक्ट और प्रोसेसेस को अप्रूव करना। ये 2 काम होता है CRMC का। और ORMC का क्या काम होता है, ORMC ऑपरेशनल रिस्क और फ्रॉड एनालिसिस को मैनेज करता है और जो नॉन क्रेडिट प्रोडक्ट है या नॉन क्रेडिट प्रोसेस है उसको क्लियर करता है। तो CRMC क्रेडिट प्रोडक्ट और प्रोसेस को क्लियर करेगा, ORMC नॉन क्रेडिट प्रोडक्ट और प्रोसेस को क्लियर करेगा। CRMC क्रेडिट रिस्क रोबस्टनेस को इंश्योर करता है, ORMC ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिस्क सपोर्ट ग्रुप की। तो देखिए इस ग्रुप को CRO लीड करता है। CRO कौन होता है, CRO होता है हमारा चीफ रिस्क ऑफिसर। CRO कौन होता है, चीफ रिस्क ऑफिसर होता है, वो इस ग्रुप को लीड करता है जो कि रिस्क सपोर्ट ग्रुप होता है। यह क्या करता है कि मार्केट, ट्रेजरी, क्रेडिट, ठीक है, मार्केट, ट्रेजरी, क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क को हैंडल करता है। ये रिस्क सपोर्ट ग्रुप इंडिपेंडेंटली रिस्क प्रोफाइल को मॉनिटर और रिपोर्ट करता है। यदि हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो देखिए हर ट्रांजैक्शन और पोर्टफोलियो लेवल पर रिस्क को आइडेंटिफाई और मैनेज किया जाता है, ठीक है ना, मैनेज एट ट्रांजैक्शन एंड पोर्टफोलियो लेवल अंडर कॉर्पोरेट गाइडेंस। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, मार्केट, क्रेडिट और ऑपरेशनल हो गया। मतलब हर ट्रांजैक्शन और पोर्टफोलियो लेवल पर रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मतलब प्रत्येक ट्रांजैक्शन और पोर्टफोलियो लेवल पे हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और उसे मैनेज करेंगे। ये कौन कौन से रिस्क हो, जैसे लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। अब एग्जाम्पल के लिए आप लोन रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लोन रिस्क का। तो रिस्क इंक्लूड करते हैं फंडिंग, टाइम गैप, रीइन्वेस्टमेंट और क्रेडिट रिस्क, ठीक है। इम्पैक्ट हो सकता है लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट पे, वही कह रहा है, इसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट पे हो सकता है। इसके अंदर हम लोग फंडिंग, टाइम गैप, इन्वेस्टमेंट, एम्बेडेड ऑप्शन, क्रेडिट, ऑपरेशनल, ये सब के सब रिस्क इंक्लूड करते हैं। अब देखिए रिस्क को मेजर कैसे किया जाए। तो देखिए रिस्क को मेजर करने के लिए 3 टूल्स होते हैं। पहला होता है सेंसिटिविटी, जैसे अगर इंटरेस्ट रेट 1% चेंज करे तो क्या होगा, मतलब टारगेट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा यदि इंटरेस्ट रेट हमारा 1% चेंज हो। दूसरा मेजरमेंट टूल है हमारे पास, वो है वोलेटिलिटी, यानी पास्ट वेरिएशन को देखना और रिस्क का लेवल समझना, यानी वेरिएशन कैप्चर जिसको बोलते हैं, वी से वोलेटिलिटी, वी से वेरिएशन कैप्चर। तीसरा होता है डाउनसाइड पोटेंशियल, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना लॉस हो सकता है वो देखना। तो ये 3 टूल मैंने आपको बताया, सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी और डाउनसाइड पोटेंशियल। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मेजर और वोलेटिलिटी टाइप की। पहला आता है वोलेटिलिटी, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टैटिस्टिकल टूल जैसे मीन और वेरिएंस रिस्क को क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ना, रिस्क और वेरिएंस का यूज किया जाता है रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए। और वोलेटिलिटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपके वेरिएशन को कैप्चर करता है, यानी पास्ट वेरिएशन का देखना और रिस्क का लेवल समझना। अब देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप डेली, मैं आपको अगले स्लाइड में समझाता हूँ। वोलेटिलिटी का टाइप्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल क्या होता है, पास्ट डेटा पे बेस्ड होता है। एक होता है इम्प्लाइड क्या होता है, यानी फ्यूचर की प्रेडिक्शन के लिए होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है। और एक होता है टाइम सीरीज, यानी डेली या मंथली वेरिएशन को ट्रैक करता है। ये सभी वोलेटिलिटी के टाइप्स हैं, हिस्टोरिकल, इम्प्लाइड और टाइम सीरीज। अब वोलेटिलिटी का फॉर्मूला को बताना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है कि यदि आपको वोलेटिलिटी एज अ टाइम टी निकालना है तो डेली वोलेटिलिटी निकाल लीजिए और इनटू √T कर दीजिए, तो आपको वोलेटिलिटी ओवर टाइम टी मिल जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर डेली वोलेटिलिटी मान लीजिए 1.5% है और
30 दिन का समय है, तो ओवरऑल वोलेटिलिटी 8.22% होगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों रिस्क कमिटी और मेजरमेंट टेक्निक हर बिजनेस की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कंसेप्ट समझने में मज़ा आ रहा है और आप टॉपिक पे और भी चाहते हैं कंसेप्ट इस तरह के वीडियोस चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आपको इसकी PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा BFM का कैप्सूल कोर्स है जिसके अंदर ये PDF अवेलेबल है, तो मैं आपको कैप्सूल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही प्रोवाइड कर देता हूँ। अब तो हम लोग बात कर लेते हैं VAR के बारे में, वैल्यू एट रिस्क के बारे में। देखिए सिंपल भाषा में समझते हैं, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, VAR, रिस्क प्राइसिंग, इस सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो VAR एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो बैंकिंग और फाइनेंस में डाउन साइड रिस्क को मेजर करता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि तीन तरीका होता है रिस्क मेजरमेंट का, सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी और डाउन साइड। तो वोलेटिलिटी का तो हमने कैलकुलेशन कर लिया यहाँ पे। अब डाउन साइड पोटेंशियल को यदि हमें मेजर करना है तो VAR पे आएंगे। डाउन साइड पोटेंशियल क्या करता है, डेविएशन को इंटीग्रेट, एडवर्स डेविएशन को देखता है, फिर सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी को इंटीग्रेट करता है। तो इस डाउन साइड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम लोग VAR का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये बताता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना लॉस हो सकता है, हाउ मच लॉस इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, ये VAR हमें बताता है। अब इसमें एक पॉइंट आता है हमारा रिस्क प्राइसिंग। ये समझिए, प्राइसिंग में कैपिटल कॉस्ट और रिस्क फैक्टर को कवर करना जरूरी है। दो चीज़ को मैंने बताया, एक तो मैंने बताया कैपिटल कॉस्ट, लॉस प्रोबेबिलिटी, ये सभी फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, लॉस प्रोबेबिलिटी, कैपिटल चार्ज, रिस्क प्रीमियम और प्रॉफिट मार्जिन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 100 अकाउंट्स है, कितने अकाउंट्स हैं, 100 अकाउंट्स हैं, और 100 अकाउंट्स में एवरेज जो है 2% का लॉस होता है। तो ये कॉस्ट प्राइसिंग में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, समझे। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्ट रेट के डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इंटरेस्ट रेट के डिटर्मिनेंट को। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते वक्त क्या कंसिडर होता है, डिपॉजिट कॉस्ट, फिर CRR कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिफ़ॉल्ट रिस्क, ये सब के सब इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते वक्त कंसीडर होते हैं, इसीलिए इन्हें इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेंट कहा जाता है। डिपॉजिट कॉस्ट, CRR कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड डिफॉल्ट रिस्क। अब देखिए इवोल्यूशन भी देखने को मिला है, कैसे इवॉल्व हुआ है वो देखिए। पहले BPLR था, उससे बेस रेट आया, फिर MCLR आया और फिर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट आया, जैसे कि रेपो रेट। तो ये रेट का इवोल्यूशन हुआ है, BPLR, बेस रेट, MCLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क। अब देखिए रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात कर लेते हैं। तो ये बात समझिए कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है क्या, RAROC को इंप्रूव करना। RAROC आप जानते ही हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। तो रिस्क मॉनिटरिंग हम क्यों करें, RAROC को इंप्रूव करने के लिए करें। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, तो रिस्क गाइडेंस आएगा, प्रूडेंशियल लिमिट आएगा, कॉर्पोरेट और उसके बाद कॉर्पोरेट और ब्रांच कंसिस्टेंसी आएगा, ठीक है। रेगुलर लेवल बोर्ड मीटिंग होता है, मतलब रेगुलर बोर्ड लेवल रिस्क रिपोर्टिंग होता है। अब देखिए फ्रेमवर्क में MIS और पीरियोडिक ऑडिट, यहाँ देखिए फ्रेमवर्क में क्या करा, MIS आ गया, पीरियोडिक ऑडिट आ गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का क्या एसेंस है, अच्छा एक में देखिए रेट मैकेनिज्म का एक चैलेंज क्या है कि MCLR इंटरनल है, एक्सटर्नल बेंचमार्क RBI ने सजेस्ट किया है, वो आपके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बात है। व्हाट इज द एसेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, समझिए। रिस्क और रिटर्न के बीच का बैलेंस बनाए रखना होता है और कैपिटल लिमिट के अंदर काम करनी होती है, राइट, इस कारण से। तो इसीलिए रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, मॉडर्न प्रैक्टिस में इकोनॉमिक्स मेजर यूज होते हैं रिस्क लिमिट सेट करने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो मॉडर्न प्रैक्टिस में इकोनॉमिक मेजर्स, राइट, यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा गया है इकोनॉमिक मेजर्स। तो मॉडर्न प्रैक्टिस में इकोनॉमिक मेजर्स यूज होते हैं रिस्क लिमिट को सेट करने के लिए, राइट। अब दोस्तों एक पॉइंट है हमारा मिटिगेशन स्ट्रेटजी, राइट। तो यहाँ पे देखिए मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या है कि अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। अनसर्टेनिटी को हमें कम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट होता है कि हमारा जो कैश फ्लो है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल लिमिटेड होता है। जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी है दोस्तों, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि कैश फ्लो तो स्टेबलाइज हो गया, ठीक है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल लिमिट हो जाता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं काउंटर पार्टी रिस्क की। अच्छा उससे पहले मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो रिस्क के बारे में बता दूं। रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इफेक्टिव होता है। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स के बिजनेस अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इनके बिजनेस, राइट, इनके बिजनेस जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में है। तो एक लॉस दूसरे के प्रॉफिट से कवर हो सकता है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन का, राइट। अब देखिए एक होता है EWRM, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। तो यह एक कंटिन्यूस और हॉलिस्टिक प्रोसेस है जो रिस्क को आइडेंटिफाई और मॉनिटर
करता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, हॉलिस्टिक प्रोसेस है, रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, रिस्क को मॉनिटर करेगा। अब कुछ फ्रेमवर्क का मैं नाम बताता हूँ, जैसे COSO ERM। तो COSO ERM अडॉप्ट किए जाते हैं जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव और रिस्क मिटिगेशन को अलाइन करते हैं। इसके अंदर 8 कंपोनेंट होता है और इसके अंदर 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो COSO और ERM है ये क्या करते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को और रिस्क मिटिगेशन को अलाइन करते हैं। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के ये एडवांस कंसेप्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन की तरह होते हैं, जैसे मैंने आपको EWRM के बारे में बताया, राइट। अब जैसे देखिए आपसे पूछेगा कि काउंटर पार्टी रिस्क कौन मेजर करता है, कौन मैनेज करता है, तो उसको CCIL मेजर करता है। CCIL क्या होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मिटिगेशन स्ट्रेटजी मैंने बताया कि आप अनसर्टेनिटी को कम कीजिए कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। आप पता होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, इससे क्या होगा, कैश फ्लो स्टेबलाइज होगा, अपसाइड पोटेंशियल में लिमिट आएगा। EWRM के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए दोस्तों EWRM के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले जब EWRM इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। जब भी हम EWRM को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें 3 चीज़ें देखनी होती है। पहला क्या है, इन्वायरमेंट देखनी होती है, दूसरा क्या है, रिस्क कल्चर देखना होता है, तीसरा क्या है, करंट प्रोसेस देखना होता है। पहले हम गैप इवैल्यूएट करते हैं। क्या इवैल्यूएट करते हैं, गैप को गैप इवैल्यूएट करते हैं, फिर एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में RMP बोलते हैं। गैप इवैल्यूएट करना, रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना, इसका मेन फोकस कॉम्प्लायंस और रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना है। क्या मेन फोकस है, कॉम्प्लायंस पे फोकस है और रेपुटेशन प्रोटेक्शन पे फोकस है, राइट। तो हमने क्या किया, इन्वायरमेंट, रिस्क कल्चर और प्रोसेस, 3 चीज़ को रिव्यू किया, गैप को इवैल्यूएट किया, एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉर्मुलेट किया, इसका फोकस है कॉम्प्लायंस और रेपुटेशन प्रोटेक्शन पे, ठीक है। अब आते हैं बैंकिंग के बिजनेस लाइन पे। अब देखिए बैंकिंग का जो बिजनेस लाइन है ना, ठीक है, उस पर हमें काफ़ी वैरायटीज़ मिलती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिटेल बैंकिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और पेमेंट सेटलमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिटेल बैंकिंग, ट्रेडिंग, सेटलमेंट, इन्वेस्टमेंट और पेमेंट और सेटलमेंट, राइट। तो अब देखो इसमें एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस भी होता है जो एक्सपोर्ट, कमोडिटी और प्रोजेक्ट फाइनेंस जैसे फील्ड कवर करता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिटेल बैंकिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और पेमेंट सेटलमेंट आता है, और कुछ स्पेशलाइज्ड फाइनेंस भी होते हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। अब आता है पेमेंट एंड सेटलमेंट। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट में क्या होता है कि क्लाइंट के फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र, क्लियरिंग और कलेक्शन और ये सभी चीज़ें आती हैं। एजेंसी सर्विस में क्या आता है, एजेंसी सर्विस में कस्टडी, एस्क्रो, डिपॉजिटरी रिसीट और सिक्योरिटीज़ लैंडिंग आते हैं। कॉर्पोरेट ट्रस्ट में क्या आता है, कॉर्पोरेट ट्रस्ट सर्विस में इशूअर या पेइंग एजेंट की हेल्प मिलती है, इशूअर और पेइंग एजेंट की हमें हेल्प मिलती है कॉर्पोरेट ट्रस्ट में। एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए एसेट मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट में एसेट मैनेजमेंट और रिटेल ब्रोकरेज ये इंपॉर्टेंट है। एसेट मैनेजमेंट में हम फंड मैनेज करते हैं और ब्रोकरेज में हम स्टॉक बाय सेल करने का सर्विस देते हैं, यही होता है ना, फंड मैनेजमेंट होता है एसेट मैनेजमेंट में। और रिटेल ब्रोकरेज में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, फुल सर्विस ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए बैंकिंग में आप बात करते हैं प्रोडक्ट और क्लाइंट सेगमेंट की, तो प्रोडक्ट और क्लाइंट सेगमेंट में यहाँ पे कंज्यूमर लोन, फिर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, डिपॉजिट प्रोडक्ट, ये सब के सब कवर होते हैं। ऑपरेशनल रिस्क बहुत बड़ा मेजर रिस्क होता है जो एंटिसिपेट करना जरूरी है। फिर आता है बैंकिंग बुक। देखिए दोस्तों बैंकिंग बुक एसेट और एसेट को मैच्योरिटी तक होल्ड करता है, यानी हमारे जो एसेट हैं उन्हें क्या करता है, मैच्योरिटी तक होल्ड करने का काम हमारा बैंकिंग बुक का है, होल्ड एसेट टिल मैच्योरिटी। और उसके बाद एक और पॉइंट है कि और ट्रेडिंग बुक क्या करता है, तो इसमें देखिए और बैंकिंग बुक जो है एसेट को मैच्योरिटी तक होल्ड करता है और ट्रेडिंग बुक जो है एसेट को मार्केट में बाय सेल करता है। मैं अगले स्लाइड में चलता हूँ और थोड़ा मैं आपको ट्रेडिंग बुक के बारे में जानकारी देता हूँ। ट्रेडिंग बुक क्या करता है, बाय सेल में हेल्प करता है, ठीक है। बाइंग जो हमारा बैंकिंग बुक है उसमें क्या करते हैं हम लोग, बैंकिंग बुक में एसेट को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं और ट्रेडिंग बुक जो है एसेट को मार्केट में बाय सेल करता है। लास्टली हमारे पास ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स आते हैं, जैसे कि गारंटीज हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, क्रेडिट लाइन हो गया, ये डेरिवेटिव भी कवर करते हैं, जैसे स्वैप्स हो गया, फ्यूचर्स हो गया, जो फंड बेस्ड एक्सपोजर में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। इट इंक्लूड्स डेरिवेटिव, स्वैप्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन विच कैन बी कन्वर्टेड टू फंड बेस्ड एक्सपोजर लेटर। इसको फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड है, इसको फंड बेस्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू, आपको समझ में आ गया होगा कि बैंकिंग बुक का क्या काम है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, बैंकिंग बुक का एक और पॉइंट याद रखिएगा कि बैंकिंग बुक में लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल, ये सब के सब आते हैं। मतलब आप एसेट को मैच्योरिटी तक रख रहे हैं, एक्रूअल अकाउंटिंग होता है यहाँ पे, और ट्रेडिंग बुक में आप एसेट को ट्रेड करते हैं, हम लोग मैच्योरिटी तक नहीं रखते, इसका मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन होता है। ये सब कीवर्ड्स है, आपको पता होने चाहिए। अब थोड़ा हम लोग रिस्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तरह का जो रिस्क है वो है लिक्विडिटी रिस्क। तो यह रिस्क तब आता है जब हम लोग अपने लॉन्ग टर्म एसेट को शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस करते हैं। तो एसेट है यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर लोन है, अब लोन को आप फाइनेंसिंग कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं ना, लोन को किससे फाइनेंस कर रहे हैं, आप फाइनेंस कर रहे हैं शॉर्ट टर्म फंड से, यू आर फाइनेंसिंग थ्रू शॉर्ट टर्म फंड, ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है उसके थ्रू फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है।
तो जब जब ये लिक्विडिटी रिस्क तब आता है जब हम लॉन्ग टर्म एसेट को शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस करते हैं, और इसके अंदर 3 मेन रिस्क आता है। कौन कौन से 3 रिस्क आते हैं? पहला होता है लिक्विडिटी, पहला होता है फंडिंग रिस्क। ठीक है, फंडिंग रिस्क में क्या होता है कि जब डिपॉजिट रिन्यू नहीं होता है, नॉन रिन्यूएबल ऑफ डिपॉजिट, हमारा डिपॉजिट जो रिन्यू नहीं हुआ, हमने आरडी बनाया था 2 साल के लिए, 2 साल पूछ चुका है लेकिन वो रिन्यू नहीं हुआ, तो वहाँ भी फंडिंग रिस्क आता है। फिर आता है टाइम रिस्क। टाइम रिस्क कब होता है? जब एक्सपेक्टेड इनफ्लो में डिले हो, हमें इन्फ्लो आने वाला था, ठीक है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लो वो नहीं आ रहा है, तो वहाँ हमें टाइम रिस्क आता है। फिर आता है कॉल रिस्क। कॉल रिस्क जब कंटिजेंट लायबिलिटी एक्टिव हो जाती हैं, राइट। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ। फंडिंग रिस्क कब होता है? जब डिपॉजिट रिन्यू नहीं सॉरी फ्रेंड्स, फंडिंग रिस्क जब डिपॉजिट रिन्यू नहीं होता है, टाइम रिस्क जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लो में डिले हो, और कॉल रिस्क जब कंटिजेंट लायबिलिटी एक्टिव हो जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के गोल्स की। देखिए, सभी बिजनेस लाइंस का कॉमन गोल है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, ROC को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। सबका यही तो गोल है, सभी बिजनेस लाइन का कॉमन गोल होता है। रिस्क मैनेजमेंट के मेजर एरियाज हैं हमारे बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। अब देखिए IRR की बात करें तो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। ये रिस्क मैनेजमेंट की कैटेगरीज की बात करें तो एक होता है हमारा बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इंटरेस्ट रेट रिस्क के 7 टाइप्स होते हैं जो बैंक के प्रॉफिट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। पहला आप देख सकते हैं गैप और मिसमैच रिस्क। जब एसेट और लायबिलिटी की मैच्योरिटी मैच नहीं होती है तो हमारा आता है गैप रिस्क। ठीक है, जैसे एसेट 2 साल में मैच्योर हो रहा है और लायबिलिटी 6 मंथ में मैच्योर हो रहा है। बेसिक रिस्क तब आता है जब एसेट और लायबिलिटी पे इंटरेस्ट रेट चेंज अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब एसेट और लायबिलिटी पे इंटरेस्ट रेट चेंज अलग अलग होते हैं तो बेसिक रिस्क आता है। जैसे मान लीजिए कि FD है, फिक्स डिपॉजिट पे 6% और लोन पे वेरिएबल रेट है। लोन पे मान लीजिए कि वेरिएबल रेपो लिंक लेंडिंग रेट है और फिक्स डिपॉजिट पे 6% है, तो ये हमारा कहलाता है बेसिक रिस्क। फिर आता है यील्ड कर्व रिस्क। यील्ड कर्व रिस्क क्या होता है? यील्ड कर्व के चेंज से नेट इंटरेस्ट इनकम पे इम्पैक्ट होता है। मतलब हमारा यील्ड कर्व चेंज होगा तो हमारा NII पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लायबिलिटी जो है हमारा 91 डे ट्रेजरी बिल से लिंक है और एसेट जो है हमारा 364 डे ट्रेजरी बिल से लिंक है, तो नॉन पैरेलल होगा ना यील्ड कर्व का मूवमेंट, इस कारण से NII इम्पैक्ट करेगा। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क तब होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या गिरता है तो कस्टमर डिपॉजिट को पहले विड्रॉ या लोन को प्रीपे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा या घटा तो कस्टमर ने क्या किया? डिपॉजिट को पहले विड्रॉ कर लिया, यानी तो लोन को पहले से प्रीपे कर दिया, है ना। फिर आता है हमारा रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, यानी फ्यूचर कैश फ्लो को रीइन्वेस्ट करना मुश्किल होता है जब मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है रीइन्वेस्टमेंट। ये सब के सब इंटरेस्ट रेट के कारण होते हैं। फिर आता है नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। जब अर्निंग एसेट पेइंग लायबिलिटी से ज़्यादा हो जाए, रेट घटने से क्या होगा? NII घटेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम घटेगा और बढ़ने से NII बढ़ता है। तो जब आपका एसेट जो है अर्निंग एसेट वो एक्सीड करता है पेइंग लायबिलिटी से। फिर एक आता है हमारा प्राइस रिस्क। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की मार्क टू मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट रेट इक्विटीज़, कमोडिटीज़ या करेंसी के चेंज से गिर सकती है। तो वही कह रहा है कि जो हमारा प्राइस रिस्क होता है ना, मार्केट रिस्क भी कहते हैं, कि ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का जो मार्क टू मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट रेट है, इक्विटीज़ है, कमोडिटीज़ है या करेंसीज़ है, इनके चेंजेस से गिर सकती है। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू ऑफ लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क, राइट। आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मार्केट रिस्क कंपोनेंट के, देखिए यहाँ प्राइस रिस्क के बारे में बताया जा रहा है, एडवर्स मार्क टू मार्केट डेविएशन इन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, इसके कॉजेज भी बताए जा रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मार्केट रिस्क के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला एलिमेंट है हमारा द मेन एलिमेंट ऑफ मार्केट रिस्क इज इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ट्रेडिंग बुक एसेट में प्राइसिंग रिस्क होता है, प्राइसिंग रिस्क फॉर ट्रेडिंग बुक एसेट। ट्रेडिंग बुक एसेट में प्राइस, मैंने ट्रेडिंग बुक आपको पहले बताया था जिसको हम लोग मार्क टू मार्केट में हेल्ड करते हैं, राइट। इसमें जो है आप मैच्योरिटी से पहले भी आप सेल और बाई कर सकते हैं एसेट को, लेकिन बैंकिंग बुक में आप मैच्योरिटी के बाद ही सेल और बाई करते हैं, आपको पता होगा। तो प्राइसिंग रिस्क आ सकता है ट्रेडिंग बुक एसेट में। और फॉरेक्स रिस्क की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस की वजह से लॉस हो सकता है सॉरी फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एक बात बताया जा रहा है, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। जब बड़े ट्रांजैक्शन को मार्केट प्राइस के करीब कंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि व्हेन देयर इज अ डिफिकल्टी कंक्लूडिंग लार्ज ट्रांजैक्शन नियर मार्केट प्राइस, मतलब कि जब बड़े ट्रांजैक्शन को मार्केट प्राइस के करीब कंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है। फॉरेक्स रिस्क की बात हमने पहले भी की है। देखिए फॉरेक्स रिस्क क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस की वजह से लॉस होता है। फॉरेन एक्सचेंज हमारा चेंज हुआ, लॉस हुआ, शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर हम बात करें क्रेडिट रिस्क की, तो क्रेडिट रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तब होता है जब बॉरोवर अपना लोन या बॉन्ड रिपे नहीं करते। इसमें काउंटर पार्टी रिस्क आता है जब ट्रेडिंग पार्टनर परफॉर्म नहीं करता, व्हेन ट्रेडिंग पार्टनर नॉन परफॉर्म करता है।
और कंट्री रिस्क तब आता है जब किसी कंट्री में रिस्ट्रिक्शन की वजह से रिपेमेंट नहीं होता है। मान लीजिए कोई कंट्री है, वहाँ पे कुछ कंस्टेंट है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिस कारण से पेमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा कंट्री रिस्क आएगा। फिर आता है हमारा एक ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क ये लॉसेस होती हैं जो इंटरनल प्रोसेस, पीपल या सिस्टम फेलियर से होती हैं। लॉसेस फ्रॉम इंटरनल प्रोसेस, पीपल, सिस्टम एंड एक्सटर्नल इवेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। अब देखिए एक होता है ट्रांजैक्शन रिस्क और कंप्लायंस रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क और कंप्लायंस रिस्क भी यही इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फ्रॉड हो गया, लीगल हमारे कुछ नॉन कंप्लायंस से लॉसेज आ गए हैं। स्ट्रेटजिक रिस्क और रेपुटेशन रिस्क के बारे में समझ लीजिए। स्ट्रेटजिक रिस्क गलत डिसीजन और अनरिस्पॉन्सिव एग्जीक्यूशन की वजह से आता है, हमने गलत डिसीजन ले लिया, हमारा रिस्पॉन्स नहीं मिला टाइमली। और रेपुटेशन रिस्क किस कारण से आता है? ये तब होता है जब बैंक के गोल, स्ट्रेटजीज या रिसोर्सेज में गैप हो और पब्लिक इमेज पे इसका इम्पैक्ट जाए, है ना। जब रिसोर्सेज स्ट्रेटजीज में गैप हो और पब्लिक पे इसका इम्पैक्ट जाए तो रेपुटेशन रिस्क आता है, ठीक है। तो यही बात बताया जा रहा है, एडवर्स बिजनेस डिसीजन, पुअर इंप्लीमेंटेशन, नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन बन रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मॉडल रिस्क। मॉडल रिस्क तब होता है जब मॉडल्स को प्रेडिक्ट करते हैं और एक्चुअल रिजल्ट में गैप हो जाता है। हमने मॉडल को प्रेडिक्ट किया और एक्चुअल रिजल्ट में गैप मिला, प्रेडिक्टेड और ऑब्जर्व रिजल्ट में हमें गैप मिला, तो मॉडल रिस्क आता है। इसके काउजेज में गलत एजम्पशन, हमने गलत एजम्पशन लगा लिए थे, हमने एक पैरामीटर को छोड़ दिया था, हमें डेटा की कमी थी और कैलकुलेशन एरर, ये सब के सब होते हैं। तो यह थी एक छोटी सी ओवरव्यू इन सभी रिस्क टाइप की, राइट। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले की पॉइंट्स को। वैलिडेशन के लिए बैंक में बैक टेस्टिंग और इंडिपेंडेंट रिव्यू की प्रोसेस होती है जो मॉडल को वैलिडेट करने में मदद करते हैं। तो अब ये जो मॉडल रिस्क को वैलिडेट कैसे करेंगे? तो बैक टेस्टिंग के माध्यम से, इंडिपेंडेंट पर्सनल रिव्यू के माध्यम से हम लोग इसे वैलिडेट करते हैं। अब देखिए क्लाइमेट रिस्क की बात करते हैं। क्लाइमेट रिस्क भी आजकल का एक मेजर कंसर्न बन गया है। यह दो तरह का होता है, पहला होता है फिजिकल रिस्क और दूसरा होता है हमारा ट्रांजिशन रिस्क। मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए फिजिकल रिस्क क्या होता है, जैसे हो गया फ्लड, जैसे हो गया हमारा सी लेवल राइज हो गया, जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। एक होता है ट्रांजिशन रिस्क, यह जब लो कार्बन पॉलिसी और टेक चेंजेस से बिजनेस को अडेप्ट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन रिस्क। मतलब लो कार्बन शिफ्ट के कारण जो है, लो कार्बन पॉलिसीज और टेक चेंजेस से बिजनेस को अडेप्ट करना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन रिस्क बोलते हैं। फिजिकल रिस्क में क्या बताया आपको? फ्लड और सी लेवल राइज से जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल रिस्क, राइट। तो कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए बैंकिंग में रेगुलेशन क्यों जरूरी है, ठीक है, तो ये दोनों में याद रखिएगा, बहुत इंपैक्ट है। अब देखिए क्लाइमेट रिस्क का इफेक्ट क्या पड़ता है? वैल्यूएशन घटता है, एनर्जी ट्रांजिशन होता है, इकोनॉमी या सिस्टमिक फेलियर आता है, राइट। उसके बाद आता है बैंकिंग रेगुलेशन। बैंकिंग रेगुलेशन जरूरी क्यों है? या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिर डिपॉजिटर सेफ्टी और फेयर कंपटीशन को इंश्योर करता है। बैंकिंग में लीवरेज हाई होता है ना। लीवरेज क्या होता है? बैंकिंग में हाई होता है। क्यों लीवरेज हाई होता है? क्योंकि ज़्यादा लैंडिंग डिपॉजिट से होती है। हमारी ज़्यादा लैंडिंग जो है वो क्या से होती है? डिपॉजिट से होती है, राइट। सॉरी फ्रेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन इससे सिस्टमिक रिस्क कंट्रोल होता है। यदि आपका रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आपका सिस्टमिक रिस्क कंट्रोल होता है। ये सबसे बड़ी बात है, कंट्रोल सिस्टमिक रिस्क, ठीक है। अब देखिए सिस्टमिक रिस्क कब होता है? जब बैंक इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे म्यूचुअल लैंडिंग में। तो अब बैंक में इंटर कनेक्शन होता है ना, जैसे आप म्यूचुअल लैंड कर रहे हैं तो वहाँ बैंक में इंटर कनेक्शन है। अगर एक बैंक फेल हो जाए तो चेन रिएक्शन से दूसरे बैंक पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो यही होता है हमारा सिस्टमिक रिस्क। अब देखिए यहाँ पे 1970s की बात की जा रही है, वही कह रहा है एक सिस्टमिक रिस्क का कारण क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अब 1970s में क्या बात की जा रही है? तो 1970s के टाइम में स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन के कारण स्टेबिलिटी थी, लेकिन डीरेगुलेशन से फास्ट ग्रोथ और ज़्यादा रिस्क भी आने लगे। तो डीरेगुलेशन का इफेक्ट क्या पड़ा? ग्रोथ तो फास्टर हुआ, लेकिन कंपटीशन बढ़ा, ग्लोबल ट्रांजैक्शन बढ़ा और रिस्क भी बढ़ा। समझ में आ रहा है। और 1970 में स्टेबिलिटी था क्योंकि हमारा रेगुलेशन गवर्नमेंट रेगुलेशन था, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन था। अब थोड़ा सा बेसिल कमेटी ऑन बेसिक सुपरविजन की बात करते हैं। तो इस रिस्क को हैंडल करने के लिए कमेटी बनाई गई थी 1974 में। तो रिस्क जो आया हमारा, डीरेगुलेशन का जो इफेक्ट पड़ा उस कारण से जो रिस्क आया, कॉम्पिटिशन बढ़ने के कारण, ग्लोबल ट्रांजैक्शन बढ़ने के कारण, तो उस कारण से एक कमेटी बनाई गई 1974 में। जर्मनी के हर्स्टेट इंसिडेंट के बाद बैसल कमेटी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती है फॉर कैपिटल और रिस्क रेगुलेशन। यहाँ देखा गया है ना, बैसल कमेटी क्या करती है? ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती है, किसके लिए? कैपिटल और रिस्क रेगुलेशन के लिए, ठीक है। तो हर्स्टेट आपको पता ही होगा, हर्स्टेट इंसिडेंट जो हुआ था, डॉलर पेमेंट लैग हो गया, लिक्विडेशन हो गया सेटलमेंट से पहले, तो BCBS बनाया। अब देखिए बताया जा रहा है कि बैसल कमेटी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती है
यहाँ लिखा गया है। और कैपिटल और लिक्स रेगुलेशन, अब देखिए बेसल 1 है, बेसल 2 है और बेसल 3 है। इन सभी स्टैंडर्ड्स इसी के अंदर आते हैं जो अलग अलग रिस्क वेट और कैपिटल रेशियो डिफाइन करते हैं। दे डिफाइन डिफरेंट रिस्क वेट एंड दे डिफाइन डिफरेंट कैपिटल, राइट। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू रिस्क और रेगुलेशन के बारे में। आइए आगे हम लोग जारी रखते हैं अपने डिस्कशन को। देखिए G20 में दुनिया के मेजर इकोनॉमीज आती हैं और यहीं पर 2021 में बेसल 3 स्टैंडर्ड भी डिस्कस किया गया, ठीक है। तो यहाँ दिखा गया ना, मेजर इकोनॉमीज आते हैं बेसल 3 एट 5th जी समिट 2021, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट FSB होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ये ग्लोबली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मॉनिटर और कोऑर्डिनेट करता है। बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कुछ मेजर्स भी हैं, जैसे कि आपका एड लर्निंग। एड क्या है, जैसे लैंडिंग हो गया, फंडिंग हो गया, मार्केट कंटिन्यूटी ऑपरेशन, इनके थ्रू हेल्प मिलता है। फिर आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस, जैसे कि सिस्टमिक रिस्क कंट्रोल में हमें मदद मिलती है। ये क्या करता है, सिस्टमिक रिस्क को कंट्रोल करता है। एक होता है कुक्स रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये क्या होता है, यह बैंक के टोटल क्रेडिट एक्सपोजर और कैपिटल के बीच का रेशियो है। टोटल क्रेडिट एक्सपोजर वर्सेस कैपिटल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टोटल क्रेडिट एक्सपोजर को नोमीटर में लिखते हैं। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, क्रेडिट एक्सपोजर अपॉन कैपिटल पूछा गया था बहुत बार। व्हाट इज कुक्स रेशियो, रिमेंबर इट, क्रेडिट एक्सपोजर अपॉन कैपिटल, सी से क्रेडिट एक्सपोजर, सी से कैपिटल। चलिए अब देखिए बेसल 2 में 1996 में क्या अमेंडमेंट आया। देखिए इसमें क्या हुआ, 1996 में अमेंड किया गया था ताकि मार्केट रिस्क के लिए शॉर्ट टर्म डेप्ट और प्रोप्राइटरी मॉडल को इंक्लूड हो सके, ठीक है। तो कुक्स रेशियो में 1996 में अमेंडमेंट आया, VAR प्रोप्राइटरी मॉडल शॉर्ट टर्म डेप्ट अलॉट फॉर मार्केट रिस्क, मतलब मार्केट रिस्क को हेज करने के लिए भी आप जो है शॉर्ट टर्म डेप्ट और प्रोप्राइटरी मॉडल में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर बेसल 2 जो 2004 में आया, इसने बैंकिंग रेगुलेशन को 3 पिलर में डिवाइड किया। याद रखिएगा 3 पिलर कौन कौन से थे। तो पहला था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि कहता है कि क्रेडिट मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क को कवर करता है। क्रेडिट मार्केट ऑपरेशन इसको कवर करता है, राइट। तो क्रेडिट रिस्क में जैसे कुछ नाम यहाँ पे देख रखे हैं, स्टैंडर्डाइज, IRB, एडवांस। मार्केट रिस्क में मैच्योरिटी, ड्यूरेशन, इंटरनल मॉडल। ऑपरेशनल रिस्क में बेसिक, स्टैंडर्डाइज और एडवांस। सो दिस 3 आर द इंपॉर्टेंट मॉडल्स। उसके बाद आता है हमारा सुपरवाइजरी रिव्यू। तो सुपरवाइजरी रिव्यू में क्या होता है कि इंटरनल रिस्क असेसमेंट को इंश्योर करना और बैंक का कॉम्प्लाइंस मेंटेन करना। इंटरनल रिस्क असेसमेंट इंटीग्रिटी और कॉम्प्लाइंस मेंटेन करना, ये होता है सुपरवाइजरी रिव्यू में। और फिर आता है हमारा मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन में बैंक की सेमी एनुअल डिस्क्लोजर ताकि ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन बेसल 2 में कुछ वीकनेस भी थी, ठीक है। तो मैंने 3 पॉइंट आपको समझा दिया, इसके 3 पिलर जो होते हैं, ठीक है। इंटरनल रिस्क असेसमेंट इंटीग्रिटी, PCA कॉम्प्लाइंस, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कॉम्प्लाइंस, डिफरेंशियल कैपिटल और डिस्क्लोजर जो होता है मार्केट डिसिप्लिन में आता है, सेमी एनुअल डिस्क्लोजर। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या थे, तो चैलेंजेस ये थे कि जैसे ज़्यादा लिवरेज और पुअर लिक्विडिटी बफर, लिवरेज काफ़ी ज़्यादा था और लिक्विडिटी बफर काफ़ी पुअर था। लेमान क्राइसिस के बाद बेसल 3 यानी 2010 में नए रूल आए जिसमें हायर कैपिटल और लिक्विडिटी रेगुलेशन को इंक्लूड की गई। तो इंडिया में 1999 तक CRAR कितना परसेंट था, 8% था। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है 8% CRAR था 1999 में, और 2000 से जो है CRAR को बढ़ाकर 9% हो गया है, राइट। अब आइए देखते हैं पोस्ट लेमान इंश्योरेंस इन्हांसमेंट, इसमें क्या बताया जा रहा है वो जरा देखिए। तो बेसल 3 का ओवरव्यू पर बात कर रहे हैं। तो जो सितंबर 2010 में अनाउंस हुआ था और जिसका मेन गोल था कैपिटल एडिक्वेसी रिफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग बनाना। तो बेसल 3 के कुछ नए इनोवेशन हैं। तो बेसल 3 के क्या इनोवेशन है आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले आता है CCB क्या होता है, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। ओके उससे पहले आप यहाँ पे कुछ पॉइंट दे सकते हैं कि पोस्ट लेमान इन्हांसमेंट में क्या हुआ कि 2008 में लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल आया, 2009 में बेसल 2 को सिक्योरिटाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट रिस्क ट्रेडिंग एक्सपोजर के लिए स्ट्रेंथन किया गया, और बेसल 2010 में GHOS आया जो कि हायर कैपिटल लिक्विडिटी रिफॉर्म था बैंक के लिए, राइट। अब देखिए इसमें इनोवेशन क्या क्या हुआ। सबसे पहले कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर और काउंटर साइक्लिक बफर जो इकोनॉमिक अपस्विंग को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। 2 चीज़ है, CCB और काउंटर साइक्लिक बफर, दे लिमिट द इकोनॉमिक अपस्विंग। दूसरा चीज़ क्या है, लिक्विडिटी स्टैंडर्ड, LCR और NSFR, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर आता है लीवरेज रेशियो और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के लिए स्पेशल प्रपोजल दिए गए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो इसकी मॉनिटरिंग RCAP के थ्रू जनवरी 2012 में शुरू हुई थी। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन का मॉनिटरिंग जनवरी 2012 में RCAP ने शुरू किया था ताकि टाइमली और कंसिस्टेंटली एडॉप्शन हो। स्टैंडर्ड ग्रेजुअली 2013 से लेकर 17 तक और LCR 2015 से लेकर 19 तक फेज किया गया। स्टैंडर्ड जो है पहले 2013 से 17 तक लिखा है ना, कॉमन इक्विटी टियर 1 और लीवरेज के लिए स्टैंडर्ड बढ़ाया गया ग्रेजुअली, और LCR के लिए 2015 से लेकर 19 तक जो है फेज वे में बढ़ाया गया।
जो अप्रैल 2021 में क्या हुआ, अप्रैल 2021 में वापस इंप्लीमेंट किया गया। LCR 2015 से लेकर 19 तक, ठीक है, फेज किया गया। पैंडेमिक में टेम्प्रोरी रिलैक्सेशन मिला था और फाइनली जो है फुल कॉम्प्लाइंस मिला था अप्रैल 2021 में। इंडिया ने 1 अप्रैल 2013 को इस बेसल 3 को अडॉप्ट करना शुरू किया था और फुल कॉम्प्लाइंस जो है अक्टूबर 2021 तक अचीव कर लिया। इंडिया में CRAR जो है वो 11.5% है और CCB जो है वो 2.5% है, ठीक है। अब देखिए इसमें पिलर 1 की बात करते हैं। तो पिलर 1 में हमारा आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम CRAR 9% होना चाहिए CCB के बिना। CCB को छोड़ दीजिए तो मिनिमम CRAR ऑब्वियस सी बात है 11.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 9 ही तो आएगा। तो मिनिमम CRAR 9% होना चाहिए, ये नियम है, इसको आपको फॉलो करना है। तो ये था हमारा मिनिमम CRAR 9% है। CET1 रेशियो जो है वो क्या होता है, कॉमन इक्विटी से आता है, ठीक है। फिर आता है टीयर 1 के अंदर CET1 आता है और AT1 आता है, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, और फिर आता है टोटल CRAR, राइट। अब देखिए रेगुलेटरी कैपिटल कंपोनेंट की बात करें तो टीयर 1 में हमारा CET1 आएगा और प्लस AT1 आएगा, मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। और ये दो चीज़ें हैं। और फिर टीयर 2 में क्या आता है, तो टीयर 1 में हमने बताया CET1 और AT1, और टीयर 2 में क्या आता है, हमारा गोन कंसर्न कैपिटल है। तो ये पता होना चाहिए क्या क्या लिमिट है। टीयर 1 में CET1 और AT1 आता है। टीयर 2 में गोन कंसर्न कैपिटल है जो एक्सट्रीम सिचुएशन में यूज होता है, ठीक है, लिखा गया ना कि टीयर 2 गोन कंसर्न कैपिटल है। अब थोड़ा लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए CRAR का लिमिट है 9% ऑफ RWA, CET1 है हमारा 5.5%, टीयर 1 है 7%, टोटल कैपिटल है 9%, ठीक है। तो जैसे ये मान लीजिए ये हमारा CET1 है, ठीक है, इसमें कुछ AT1 वाला पोर्सन भी होगा, ये है हमारा कितना 5.5%। AT1 वाला पोर्सन मान लीजिए 1.5% है, तो ये हमारा टीयर 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा, ठीक है। और टीयर 1 आपका 7% है, टीयर 2 भी कुछ परसेंटेज होगा, टोटल कैपिटल है हमारा 9%, ठीक है। CCB की बात करें तो इसका लिमिट है 2.5%। RWA जो है टोटल कैपिटल जो है 11.5 RWA होता है। और टायर का लिमिट याद रखिएगा, एडिशनल टीयर में AT1 जो होता है मैक्सिमम 1.5% होगा और टीयर 2 मैक्सिमम 2% होगा। अब देखिए क्रेडिट रिस्क का एक अप्रोच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइज अप्रोच। तो RBI अप्रूव्ड एजेंसी जैसे कि आपका CARE, CRISIL, मूडीज़ से क्रेडिट रेटिंग मिलती है और उन्हें उनके बेसिस पर डिफरेंट रिस्क वेट अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा CDS होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पोजीशन पर भी कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी पड़ती है। अब देखिए होता है हमारा IRB अप्रोच, इंटरनल रिस्क बेस्ड रेटिंग बेस्ड अप्रोच। तो यहाँ बैंक खुद कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर कैलकुलेट करता है, जैसे कि हमारा PD हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, मतलब कि बॉरोवर के डिफॉल्ट होने की संभावना। वही अब मैं बता रहा हूँ कि PD क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का मतलब कि बॉरोवर के डिफॉल्ट होने की संभावना। LGD क्या होता है, लॉस गिवन डिफॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट होने पर कितना लॉस होगा। EAD होता है एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट, यानी डिफ़ॉल्ट के वक्त एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या है उसको एक्सपोजर बोलते हैं, ठीक है। दोनों तीनों का प्रोडक्ट होता है हमारा ये VR। फिर आता है मैच्योरिटी क्या होता है कि कितना टर्म इकोनॉमिकल एक्सपोजर बचा है, कितना टर्म इकोनॉमिकल एक्सपोजर बचा है उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी। रिस्क वेट की बात करें तो रिस्क वेट को इन पैरामीटर के बेसिस पर कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ 2 लेवल है, FIRB फाउंडेशन इन इंटरनल रेटिंग बेस्ड मेथड और एक है एडवांस रेटिंग बेस्ड मेथड। तो ये हमारा ये तो अब हम लोग बात कर लेते हैं CRM के बारे में। CRM होता है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। देखिए ये क्या होता है कि यह अप्रोच कोलेट्रल और गारंटी जैसे टूल्स यूज करते हैं ताकि क्रेडिट रिस्क कम हो सके, कोलेट्रल और गारंटी के माध्यम से, ठीक है। बेसल 3 ने CRM को बैंकिंग और ट्रेडिंग बुक में अप्लाई करना अलाउ किया था, लेकिन कुछ रूल्स भी थे। नो प्रिंसिपल ओनली रेटिंग, नो डबल काउंटिंग CRM इफेक्ट, और CRM का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो नॉन CRM से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए कुछ रेसिडुअल रिस्क की बात की जा रही है, जैसे कि आपका लीगल हो गया, ऑपरेशनल हो गया, लिक्विडिटी हो गया, मार्केट हो गया, ये सभी रिस्क भी CRM के साथ हो सकती हैं। इसलिए RBI का जो ओवरसाइट है, RBI का ओवरसाइट बहुत ज़रूरी है, राइट। आगे बात करते हैं। अब देखिए लीगल सर्टेनिटी की बात करते हैं।
देखिए बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट लीगली बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल होनी चाहिए, रेगुलर लीगल रिव्यू भी हो जरूरी है। इंडिया में सीआरएम के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क अप्लाई होता है जिसमें एलिजिबल कोलेटरल के अगेंस्ट एक्सपोजर ऑफर किया जा सकता है। तो हम लीगल अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट लीगली बाइंडिंग है और इन्फोर्सेबल होनी चाहिए, रेगुलर लीगल रिव्यू भी होनी चाहिए, रेगुलर लीगल रिव्यू बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग कोलेटराइज ट्रांजेक्शन में। डॉक्यूमेंट मैं आपको लीगल सर्टेनिटी के बारे में बता रहा हूँ। क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन को सीआरएम बोलते हैं। इसमें कोलेटरल गारंटीज आते हैं, नो प्रिंसिपल ओनली रेटिंग, नो डबल काउंटिंग सीआरएम इफेक्ट, कैपिटल फॉर सीआरएम लेस देन नॉन सीआरएम केसेस, डॉक्यूमेंट लीगली बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल होनी चाहिए, रेगुलर लीगल रिव्यू भी जरूरी है। इंडिया में सीआरएम के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क अप्लाई होता है जिसमें एलिजिबल कोलेटरल के अगेंस्ट एक्सपोजर ऑफसेट किया जाता है। मार्केट रिस्क की बात करें तो देखिए दोस्तों, मार्केट रिस्क उन पोजीशन के लॉसेस से होता है जो इंटरेस्ट रेट, इक्विटीज़ और फॉरेक्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि कैपिटल चार्ज सिर्फ ट्रेडिंग बुक आइटम पे लगता है और डेली मेंटेन किया जाता है। जो हमारा कैपिटल चार्ज है वो किस पे लगता है, ट्रेडिंग बुक आइटम पे लगता है और इससे डेली मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। और अगर सिक्योरिटीज़ अनपेड हैं और 90 दिन से ज़्यादा हैं, राइट, अगर सिक्योरिटी हमारा अनपेड है और 90 दिन से ज़्यादा है तो एनपीए बन जाते हैं और क्रेडिट रिस्क अप्लाई होता है। आपको ये पता ही होगा एनपीए का क्या कंडीशन है। ठीक है, तो 90 दिन से ज़्यादा तक हमारा यदि सिक्योरिटीज़ अनपेड हैं और तो एनपीए बन जाते हैं। अब बात है कि इंटरेस्ट रेट के कौन कौन से चार्जेस होते हैं, वो यहाँ देखिए। इंटरेस्ट रेट के चार्जेस में स्पेसिफिक और जनरल मार्केट रिस्क दोनों का कैपिटल कैलकुलेशन किया जाता है। एक स्पेसिफिक रिस्क होता है, एक जनरल मार्केट रिस्क होता है। एक स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरेशन मेथड है, राइट, ये भी यूज होता है जो मैच्योरिटी लैडर में स्लॉट करके ड्यूरेशन और यील्ड चेंज अप्लाई करता है, राइट। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स आईआरबी और सीआरएम अप्रोच के बारे में। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग डेरिवेटिव्स और रिस्क मिटिगेशन की बात करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव की मदद से हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके लॉन्ग पोजीशन पर रेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट को ऑफसेट कर सकते हैं। लिखा है ना, डेरिवेटिव में क्या कर सकते हैं, इट ऑफसेट एडवर्स रेट इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग सेट पोजीशन। तो बेसिकली डेरिवेटिव के माध्यम से हम क्या करते हैं, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके लॉन्ग पोजीशन पर रेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट को ऑफसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एसेट और लायबिलिटी रेट फुली ऑफसेट नहीं होते तो इसको बेसिक रिस्क कहते हैं। इफ एसेट एंड लायबिलिटी रेट चेंज डू नॉट फुली ऑफसेट देन देयर इज अ वर्टिकल अलाउंस ऑफ 5%, और इसको क्या कहा जाता है, बेसिक रिस्क, जहाँ वर्टिकल अलाउंस 5% अप्लाई होता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, डेरिवेटिव की मदद से हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके लॉन्ग पोजीशन पर रेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट को, तो लॉन्ग पोजीशन पे जो रेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट होगा उसको कम करने के लिए हमने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया। लेकिन अगर एसेट और लायबिलिटी रेट फुली ऑफसेट नहीं होता है तो इसको बेसिक रिस्क कहा जाता है, जिसपे आपको वर्टिकल डिसअलाउंस 5% का लेना होता है। और हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस आपको यील्ड कर्व रिस्क वाला केस आता है, या क्रॉस मैच्योरिटी बैंड के बेसिस पर होता है। जैसे मान लीजिए कि जोन 1 6 महीना का है और इसके लिए नेट जो है 100 करोड़ है, जोन 2 2 साल के लिए है, इसके लिए नेट मान लीजिए 50 करोड़ है, जिस पर 40% का डिसअलाउंस लगा के 20 करोड़ बनता है, समझे। 40% डिसअलाउंस लगता है दो जोन के बीच में। और जोन 3 जो है 5 साल के लिए है, इसका नेट है 450 करोड़, और जिस पे 40% का डिसअलाउंस लगा के इस केस में 100% डिसअलाउंस लगता है, यानी 50 करोड़। तो टोटल डिसअलाउंस कितना हो जाएगा, 50 और 20 70 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यील्ड कर्व रिस्क हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस और बेसिक रिस्क हमारा वर्टिकल डिसअलाउंस। देखिए हमारे इस चैनल पे कुछ केस स्टडीज़ भी हमने डाल रखे हैं, डिसअलाउंस को मैंने अच्छे से समझाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो मार्केट रिस्क सिक्योरिटीज़ और डेरिवेटिव के लिए टोटल चार्ज कितना है, 472। ये एक्चुअली क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। अब देखिए एएफएस सिक्योरिटी की बात की जा रही है। अगर हम एएफएस सिक्योरिटीज़ को देखें तो हायर ऑफ द स्पेसिफिक या जनरल रिस्क चार्जेस अप्लाई होता है। फिर शेयर की बात करें तो शेयर का मार्केट वैल्यू का 18% और फॉरेक्स और गोल्ड का 9% कंसिडर किया जाता है। अब थोड़ा हम लोग RWA की बात करते हैं, जो कि होता है हमारा रिस्क वेट एसेट। देखिए टोटल मार्केट रिस्क चार्ज को 0.09 से डिवाइड करते हैं तो हमें RWA मिलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, चार्ज को आप 0.09 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा RWA। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका ये बेसिकली कैपिटल चार्ज की बात हो रही है। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है ऐसे लॉस जो इंटरनल या एक्सटर्नल प्रोसेस से होता है, राइट। तो लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ हमारे स्ट्रेटजिक हैं, रेपुटेशन रिस्क है, वो सब इसमें नहीं आते हैं। याद रखिएगा कि स्ट्रेटजिक और रेपुटेशन रिस्क से जो लॉस आते हैं ना, उसको ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट नहीं माना जाता है। और बैसल के अंदर ऑपरेशनल रिस्क मैनेज करने के 3 अप्रोच हैं। पहला है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, दूसरा है TSA यानी स्टैंडर्डाइज अप्रोच, और तीसरा है हमारा AMA यानी एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। लेकिन अब BIS
IRS इसको रिवाइज करके SMA में ले रहा है। किसमें ले रहा है? स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट अप्रोच। अब रिवीजन आ रहा है, AMA को अब किस में लिया जा रहा है? SMA में लिया जा रहा है, यानी स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट अप्रोच। एडवांस अप्रोच इंटरनेशनल बैंक में ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। अब देखिए ऑपरेशनल रिस्क में जो BIA अप्रोच है उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें क्या करना होता है कि समेशन ऑफ पॉजिटिव GI इंटू 15%। ठीक है, GI क्या होता है? हमारा ग्रॉस इनकम। तो ग्रॉस इनकम का 15% ले ली, वही पॉजिटिव GI का। ठीक है, लास्ट 3 ईयर के लिए। ठीक है, और GI क्या होता है? GI में हमारा नेट इंटरेस्ट, नेट नॉट इंटरेस्ट इनकम, ये सब इंक्लूडेड है, लेकिन जो हमारा प्रोविजन है, राइट ऑफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ये सब एक्सक्लूड किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यदि आपको GI निकालना पूछे तो इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट इनकम तो जोड़िएगा, लेकिन प्रोविजन, राइट ऑफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये सब के सब मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको बता ही दिया, GI से एक्सक्लूड होने वाले कुछ आइटम्स है, जैसे प्रोविजनल रिवर्सल, प्रोविजन का रिवर्जन, फिर STM सिक्योरिटीज़ का डिस्पोजल, प्रॉपर्टी सेल, लीगल सेटलमेंट और इंश्योरेंस इनकम। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डेरिवेटिव मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। आइए अब हम लोग थोड़ा सा BIA वर्सेस अदर अप्रोच की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले BIA यानी बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज GI इनकम का 15% लेते हैं पिछले 3 सालों का, लेकिन नेगेटिव GI या जीरो GI को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। राइट, यही मैंने बताया है। लास्ट 3 ईयर का जो है हम लोग एवरेज ग्रॉस इनकम निकालेंगे और उसको 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव और जीरो GI को नहीं लेंगे। फिर स्टैंडर्डाइज अप्रोच यानी TSA में हम क्या करते हैं कि बैंक के ऑपरेशन को अलग अलग बिजनेस लाइन में डिवाइड करते हैं और इन पे चार्ज रेट होता है। जैसे बिजनेस लाइन पे 12% का, इसका एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था जिसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग बिजनेस लाइन होते हैं सबको अलग अलग बिजनेस लाइन में डिवाइड करते हैं और इन पे चार्ज रेट होता है। जैसे कुछ बिजनेस लाइन पे 12% होता है, कुछ पे 15%, कुछ पे 18%। और AMA में क्या होता है, ये और भी एडवांस है। यहाँ बैंक को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल लॉस डेटा का यूज करना पड़ता है और सिनेरियो एनालिसिस और एनवायरमेंटल फैक्टर भी कंसीडर करने पड़ते हैं, समझे। तो रिस्क मिटिगेशन अप टू 20% यहाँ पे अलाउड है, 20% का रिस्क मिटिगेशन जो है यहाँ पे अलाउड है। राइट, तो AMA के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 5 सालों का लॉस डेटा और एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो BCBS नॉर्म को कंप्लाई करता है। अब यहाँ पे बात आती है पिलर 2 की। पिलर 2 क्या होता है? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, SRP बोलते हैं। तो यहाँ पे ICAAP यानी इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस का बड़ा रोल है, जो बोर्ड अप्रूव्ड होता है। ये ICAAP क्या होता है? हमारा बोर्ड अप्रूव्ड होता है। राइट, ICAAP में बैंक अपनी रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और कैपिटल एडिक्वेसी इंश्योर करता है। तो बैंक ने क्या किया? अपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, कैपिटल एडिक्वेसी को इंश्योर किया। राइट, और पिलर 1 के कुछ गैप, जैसे कि आपको मैं पिलर 1 का कुछ गैप बता, जैसे कंसंट्रेशन हो गया, लिक्विडिटी हो गया, सेटलमेंट हो गया, इन सभी रिस्क को कवर करता है। तो ICAAP में बैंक अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा और कैपिटल एडिक्वेसी इंश्योर करेगा और पिलर 1 के जो भी गैप्स हैं, कंसंट्रेशन, लिक्विडिटी, सेटलमेंट, इन सभी को कवर करता है। अब सवाल है कि SRP का क्या रोल है? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो यह ICAAP को इवेल्युएट करता है और अगर ज़रूरत हो तो बैंक को एक्सेस कैपिटल मेंटेन करने की डिमांड भी करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से रिस्क आते हैं? मॉडल रिस्क, सिक्योरिटाइजेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट। तो ये क्या कर रहा है? SRP का रोल क्या है? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस क्या करता है? ICAAP को इवेल्युएट किया, ठीक है, और अगर ज़रूरत हो तो बैंक को एक्सेस कैपिटल मेंटेन करने की डिमांड भी करता है कि हाँ बैंक एक्सेस कैपिटल मेंटेन करें। इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे बैंक और सुपरवाइजर दोनों के रोल डिफाइंड हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, बैंक अपना कैपिटल प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और सिक्योरिटाइजेशन रिस्क को मैनेज करते हैं। और सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर इसे रिव्यू करते हैं और अर्ली इंटरवेंशन और रेमेडियल एक्शन लेने का काम करते हैं अगर रिस्क ज़्यादा हो तो ये SRP होता है, हमारा सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस होता है। ICAAP को इवेल्युएट करता है और अगर ज़रूरत हो तो बैंक को एक्सेस कैपिटल मेंटेन करने की डिमांड भी करता है। अब देखिए बैंकिंग प्रॉब्लम के कुछ कारण हैं। सबसे पहले कि लैक्स क्रेडिट स्टैंडर्ड, पुअर रिस्क मैनेजमेंट और इकोनॉमिक चैलेंजेस इग्नोर करना। 2007-8 के जो क्राइसिस थे उससे एक मेजर लेसन यह मिला कि इफेक्टिव क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। राइट, अब देखिए रैपिड ग्रोथ रिस्क भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जैसे ऑरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडल, ये एक मॉडल का नाम है। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट रिस्क और रिस्क आइडेंटिफिकेशन की कमी। अब ICAAP और SRP का डेफिनेशन देखते हैं। ICAAP हमारा होता है, इसका मतलब है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कैपिटल एडिक्वेसी और सिस्टम को सही से मेंटेन करना। 3 चीज़ होता है, आइडेंटिफिकेशन, कैपिटल एडिक्वेसी और सिस्टम को सही से मेंटेन करना। और SRP में इसका काम है ICAAP का रिव्यू और बैंक के प्रोसेस को इवेल्युएट करना, ये SRP का काम है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक पॉइंट है, सुपरवाइजर के पास कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ICAAP को रिव्यू करना, उसके बाद रेशियो कॉम्प्लाइंस इंश्योर करना और ज़रूरत पड़ने पर एक्सेस कैपिटल डिमांड करना।
तो वो अर्ली इंटरवेंशन भी कर सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, अब बात करेंगे साउंड रिस्क मैनेजमेंट की। तो ICWP का फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। कैपिटल का एडिक्वेसी इंश्योर करेगा, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और SREP के बारे में मैंने आपको बताया, सुपरवाइजरी रिव्यू इवैल्यूएशन प्रोसेस। ये इंश्योर करता है कि बैंक के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करेक्ट एक्शन लिया जाए और प्रूडेंशियल रूल फॉलोड हो। साउंड रिस्क मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? पॉलिसीज़, ओवरसाइट, पॉलिसीज़ एंड रिस्क मेजर, राइट, एक्यूरेट रिस्क मेजर और इन्फॉर्मेशन सिस्टम, रेगुलर ऑडिट और स्ट्रेस टेस्ट, इन सभी से सिस्टम को रिव्यू किया जाए। ICWP का मैंने फीचर बताया कि फॉरवर्ड लुकिंग है, यानी फ्यूचर रिस्क को प्रेडिक्ट करता है। बैंक को कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज करना जरूरी नहीं, पर इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए इंकरेज करता है। अब एक आता है CCP क्या होता है? कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो नॉर्मल टाइम में कैपिटल बिल्ड करना और स्ट्रेस टाइम में इसे यूज करना कॉम्पिटिटिव गेन के लिए नहीं। ठीक है, मतलब नॉर्मल टाइम में इसको बिल्ड कीजिए और जैसे स्ट्रेस टाइम आएगा उसको यूज कीजिए, नो कॉम्पिटिटिव गेन। CCP का रूल क्या है कि मिनिमम कैपिटल के ऊपर 2.5% का बफर होना जरूरी है। अगर कैपिटल कम हो जाए तो डिविडेंड और बोनस डिस्ट्रीब्यूट करने पर लिमिट लग जाती है, समझे? तो ये रूल है। अब देखिए, ये तो आपने समझ लिया कि 2.5% ओवर 9% मिनिमम, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी आपने समझ लिया। अब एक CCR होता है, यानी कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो। तो ये इंश्योर करता है कि कैपिटल रेजिलिएंट रहे, CET1 से लिंक्ड होता है, और ये इंश्योर करता है कि जो हमारा कैपिटल है वो रेजिलिएंट रहे, राइट। अब देखिए, यहाँ पे कुछ पे आउट रेशियो के बारे में समझाया जा रहा है, ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कैपिटल पे आउट का क्या रूल है? अगर CET1 रेशियो 6.125 से लेकर 6.75% के बीच है तो सिर्फ 80% कंजर्वेशन रेशियो फॉलो करना होगा, यानी पे आउट हमारा लिमिटेड है। तो डिपेंड करता है कि हमारा CET1 का लेवल क्या है, वो पे आउट को डिसाइड करता है। जैसे मैंने आपको पहले पिछले स्लाइड में बताया था। अब आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है CET1 का रेशियो और एक तरफ लिखा हुआ है पे आउट। तो ये टेबल एक बार देख के जाइए, क्योंकि इस पर केस स्टडी बनता है, पूछा जा चुका है पहले केस स्टडी। तो यू शुड नो दैट व्हाट शुड बी द करेक्टिव पे आउट फॉर दिस मच CET1। एक तो आप याद कर ही लीजिए, 1 to 5 से लेकर 75 तक हो तो 80% का कंजर्वेशन रेशियो होता है। अब देखिए, बेसल 3 का ट्रांजिशन पीरियड की बात करते हैं। तो मार्च 2016 में रिजर्व का स्टार्ट हुआ था एट 0.625% ऑफ RWA, और मार्च 2019 में इंक्रीमेंटली बढ़ा गया। पैंडमिक की वजह से अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक इसे डेफर किया गया। अब एक होता है लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो का पर्पज़ है डिस्टेबलाइजिंग, डिलीवरेजिंग को रोकना और एक बैकअप प्लान क्रिएट रखना। फॉर्मूला याद रखिएगा, कैपिटल मेजर अपॉन एक्सपोजर मेजर, ठीक है, C/E, कैपिटल मेजर अपॉन एक्सपोजर मेजर। ठीक है, इंडिया के बैंक के लिए मिनिमम कितना है? 4.5% है। और हमारे जो DSIBs हैं, टियर 1 बैंक के लिए जो है उसके लिए RBI का रूल कहता है कि 4% DSIB के लिए डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, और बाकी के लिए 3.5% बाकी बैंक के लिए। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन बैंक के लिए 4.5%, ठीक है, DSIB के लिए 4% और बाकी के लिए 3.5%। फिर आता है हमारा ये PCA, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ छूट गया है। PCA मैंने आपको बता दिया, ये होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये RBI के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये RBI के की फ्रेमवर्क में की इंडिकेटर है। अब एक होता है CCCB, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। CCB के बारे में CCCB है, देखिए, गुड टाइम में कैपिटल बिल्ड करना, डाउन टर्न में क्रेडिट फ्लो देना और एक्सेसिव लैंडिंग को रेस्ट्रिक्ट करना। इसका फ्रेमवर्क क्या है? 0 से लेकर 2.5% RWA हो, CET1 के रूप में रहेगा। क्रेडिट टू गैप रेशियो, GNPA, क्रेडिट डिफॉल्ट रेशियो, इंडिकेटर्स को मॉनिटर करना। फिर आता है हमारा, अगर ट्रिपल सी बी अनमेट है तो डिविडेंड बायबैक और बोनसेस अलाउड नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं DSIB फ्रेमवर्क की। DSIB क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, राइट। तो देखिए, DSIB का मतलब है वो बैंक जो टू बिग टू फेल हैं। क्या है? एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, टू बिग टू फेल, TBTF, राइट। तो ये साइज, इंटरकनेक्टेडनेस और कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर एसेस किया जाता है। तो उनका CET1 बफर जो है 0.2% से लेकर 1% के बेसिस पे तक हो सकता है। ये बातें क्लियर हो गई आपको? अच्छा, अब हम लोग सुपरवाइजरी मेजर्स की बात कर लेते हैं DSIB की। तो देखिए, DSIB में क्या होता है कि टू बिग टू फेल बैंक को हायर सुपरवाइजन और फेज कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अप्रैल 2016 से लेकर अप्रैल 2019 तक फेज मैनर में इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बकेट डिसाइड करते हैं एडिशनल CET1 कैपिटल। तो बकेट 1 में 0.20%, बकेट 3 में 0.60%, बकेट 5 में आपका 1%। 2018 में SBI जो है बकेट 3, ICICI और HDFC बकेट 1 DSIB डिक्लेयर हुए थे।
तो इसका भी बकेट वाइज क्लासिफिकेशन होता है, कौन सा बकेट 5 है, बकेट 3 है, कौन सा बकेट 1 है, ये सब ध्यान रखना है। फिर दोस्तों रिस्क बेस्ड सुपरविजन की बात करें, आरबीएस की बात करें, देखिए आरबीएस का शिफ्ट ट्रांजैक्शनल से रिस्क बेस्ड अप्रोच पे हुआ। पहले था ट्रांजैक्शनल और उसको बढ़ा के उसको चेंज करके हमने रिस्क बेस्ड अप्रोच में कन्वर्ट किया। इसके की फीचर की बात करें तो सुपरवाइजर मैनेज मॉडल है, राइट, सुपरवाइजर मैनेज मॉडल है और स्ट्रेस टेस्ट और थीमेटिक रिव्यू होता है। मार्केट रिस्क एक्सप्लेनेशन करें, देखिए मार्केट रिस्क का मतलब है प्राइस चेंज का इम्पैक्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 5% ड्रॉप होने पर डायरेक्ट कैपिटल लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो अगर लिवरेज मान लीजिए 9x है, मान लीजिए 9 टाइम्स लिवरेज है, तो 1 लाख रिसोर्सेज होने के बाद भी 50% का लॉस होगा, ठीक है। अब रिस्क के टाइप्स की बात कर ले, देखो होता है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, यानी कि एडवर्स कंडीशन में एसेट वैल्यू ड्रॉप होती है। फिर एक आता है ट्रेडिंग बुक रिस्क। तो ट्रेडिंग बुक रिस्क में क्या होता है, इसमें फॉरेक्स और डेरिवेटिव में एक्सपोजर होता है, ठीक है। अब लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है एसेट को बिना प्राइस इम्पैक्ट से सेल करना, सेलिंग विदाउट प्राइस इम्पैक्ट। मार्केट लिक्विडिटी में क्या आता है, मार्केट लिक्विडिटी में इसमें देखिए एक होता है एसेट लिक्विडिटी। एसेट लिक्विडिटी का मतलब एक पार्टिकुलर एसेट की शॉर्टेज होना, और मार्केट लिक्विडिटी में क्या होता है कि पूरे मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच होना, ठीक है। एसेट लिक्विडिटी में एक पार्टिकुलर एसेट का शॉर्टेज होना, मार्केट लिक्विडिटी में पूरा मार्केट में ही शॉर्टेज होना। अब देखिए यहाँ पे रिस्क इंस्ट्रूमेंट वेरी करता है, ये रिस्क वेट का बताता है, लिक्विडिटी का बताता है। क्रेडिट रिस्क के बारे में आप जानते ही होंगे। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग पे बेस्ड होता है। अगर डिफ़ॉल्ट या डाउनग्रेड होते हैं तो एसेट प्राइस गिरते हैं, और डेरिवेटिव में क्रेडिट और मार्केट रिस्क लिंक्ड होते हैं, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, एसेट लिक्विडेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क आप जानते हैं, डेरिवेटिव लिंक क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क का होता है डिफॉल्ट से राइज होता है, इसको आरटीजीएस और क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से मैनेज करते हैं। पिछली बार पूछा भी गया था कि सेटलमेंट रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या यूज होता है, तो आरटीजीएस या क्लियरिंग सिस्टम यूज होता है। यदि हम मार्केट रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है। बोर्ड क्या करता है, पॉलिसी बनाता है, फिर लिमिट सेट करता है और ओवरऑल इंसाइट देता है। ये 3 काम बोर्ड करता है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एक सब कमेटी जो लिमिट को गाइड और इन्फोर्स करती है। फिर आता है आल्को, एसेट लायबिलिटी कमेटी, जो प्राइसिंग, एनआईएम और फंडिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करता है। फिर आता है एएलएम सपोर्ट ग्रुप, जो रिस्क को मॉनिटर करके आल्को को रिपोर्ट करता है। और फिर फाइनली आता है मिडिल ऑफिस, जो कि ट्रेजरी का इंडिपेंडेंट रिस्क मॉनिटरिंग करता है। अब देखिए रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जो कि इनके लिए प्रीडिफाइंड गाइडलाइन और लिमिट होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, राइट। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपको बताना चाहिए। नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में टेम्प्रोरी क्लियरेंस और स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की जरूरत होती है। रिस्क मेजरमेंट की बात करें तो आप एक पता ही होगा सेंसिटिविटी होता है, तो रिस्क को मेजर करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं। सेंसिटिविटी पैरामीटर चेंज की वजह से डेविएशन को कैप्चर करता है, वैल्यू डेविएशन को कैप्चर करता है। बीवीवी होता है हमारा बेसिक्स पॉइंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को मेजर करता है ये। फिर ड्यूरेशन जो है कैश फ्लो टाइमिंग के वेटेड एवरेज बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल इसे सवाल पूछा जाता है। तो कैश फ्लो टाइमिंग के वेटेड एवरेज बताता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क व्यू देता है। और एक होता है डाउनसाइड पोटेंशियल, तो ये क्या करता है, थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड होने वाले लॉसेस को एस्टिमेट करता है। अब कुछ की पॉलिसीज़ की बात करते हैं। देखिए अगर किसी प्रोडक्ट या ट्रांजैक्शन में डेविएशन या नया प्रोडक्ट हो तो कॉर्पोरेट क्लियरेंस मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। बीवीवी मैंने अभी आपको बताया कि बीवीवी का मतलब क्या होता है। बीवीवी का मतलब होता है 1 बेसिस पॉइंट यील्ड चेंज की वजह से बॉन्ड की वैल्यू में कितना रिस्क है, ये मेजर करता है। 1 बेसिस पॉइंट यील्ड चेंज की वजह से बॉन्ड की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो चेंज इन बॉन्ड वैल्यू पर बेसिस पॉइंट, यही फॉर्मूला होता है इसका, चेंज इन बॉन्ड वैल्यू पर बेसिस पॉइंट। अगर बीपीवी हाई है तो बॉन्ड का रिस्क भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। और ड्यूरेशन में एक होता है हमारा मैकलॉड ड्यूरेशन, तो मैकलॉड ड्यूरेशन कैश फ्लो के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बताता है, यानी एवरेज टाइम जब प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो रिकवर होते हैं। एवरेज टाइम जब प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो रिकवर, यानी जो कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू एवरेज कितने टाइम में रिकवर होते हैं, वो बताता है हमें मैकलॉड ड्यूरेशन। प्राइस सेंसिटिविटी को यील्ड चेंज के लिए रिफ्लेक्ट करता है। एक होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन यील्ड टू मैच्योरिटी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है। इसका फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन अपॉन 1+r, ठीक है। आर यहाँ पे यील्ड है। अगर मान लीजिए ड्यूरेशन हमारा निकला 2.7834 और यील्ड 8% है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन हो जाएगा 2.8374 अपॉन 9%,
ठीक है। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, अप्रॉक्सीमेट परसेंट प्राइस चेंज इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू यील्ड चेंज, ठीक है। तो अब यदि ड्यूरेशन यदि लंबा होगा तो हायर प्राइस सेंसिटिविटी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। डाउनसाइड पोटेंशियल भी एक मेजरमेंट टेक्निक है, मैंने आपको बताया था कि यह पॉसिबल लॉसेस को एस्टिमेट करता है, प्रॉफिट को इग्नोर करता है। लॉसेस को एस्टिमेट करेगा, प्रॉफिट इग्नोर करेगा, राइट। सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, इन सभी को कंसीडर करता है। एक होता है वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या करता है, VAR का मतलब है वर्स्ट केस लॉस प्रेडिक्शन, एक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक दिन का VAR 10 करोड़ है एट 99% कॉन्फिडेंस, तो 10 करोड़ लॉस एक्सीड होने का सिर्फ 1% चांस है। तो लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन में ही वैलिड होता है हमारा VAR, राइट। VAR इज़ ओनली वैलिड इन नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन, एक्सट्रीम मार्केट सिनेरियो में को कवर नहीं करता ये। और लॉन्गर टाइम पीरियड होगा तो आपका VAR भी बढ़ जाएगा, समझे। अब वोलेटिलिटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो यील्ड पर इंपैक्ट टाइम इंडिपेंडेंट है, यहाँ लिखा है ना, यील्ड पर जो इंपैक्ट पड़ता है वोलेटिलिटी का वो टाइम इंडिपेंडेंट है, पर प्राइस पर जो इफेक्ट पड़ता है वो टाइम और बॉन्ड ड्यूरेशन दोनों से असर होता है उसका, ठीक है। अब एक पॉइंट है बैक टेस्टिंग के बारे में। बैक टेस्टिंग क्या होता है, देखिए बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले बात करते हैं BVV की। मैंने BVV की बात अभी आपको समझा दिया, ड्यूरेशन भी समझा दिया आपको, मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी समझा दिया, डाउनसाइड पोटेंशियल यानी कि पॉसिबल लॉसेस, प्रॉफिट, सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी, ये सब पॉइंट हमने देखा अभी। हाँ, बैक टेस्टिंग इसका काम होता है मॉडल का VAR। मॉडल का VAR मतलब क्या हुआ, मॉडल का वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। मॉडल का जो VAR है उसको ये कंपेयर करता है एक्चुअल रिजल्ट के साथ, और ये इंश्योर करता है कि आपका मॉडल एक्यूरेट है या नहीं है, राइट। उसको ये इंश्योर करता है कि जो आपका मॉडल है वो एक्यूरेट है या नहीं है। कौन इंश्योर करता है, बैक टेस्टिंग इंश्योर करता है। मॉडल के VAR को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करता है और इंश्योर करता है कि आपका जो मॉडल है वो एक्यूरेट है या नहीं है। और नए मॉडल के लिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। फिर आता है स्ट्रेस टेस्टिंग। तो स्ट्रेस टेस्टिंग जो एबनॉर्मल मार्केट कंडीशन के एनालाइज करता है, इट एनालाइजेज एबनॉर्मल मार्केट कंडीशन, और इसका पर्पज़ क्या है कि जो हमारा एक्सट्रीम कंडीशन और नॉन नॉर्मल इम्पैक्ट है इसका असेसमेंट करता है। एक्सट्रीम कंडीशन एंड नॉन नॉर्मल इम्पैक्ट। इसमें टेक्निक्स में पहला आता है सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट, यानी बेसिक पैरामीटर चेंज का इफेक्ट देखता है ये। फिर आता है हमारा सिनेरियो एनालिसिस, मल्टीपल फैक्टर को इंक्लूड करता है जैसे हिस्टोरिकल या हाइपोथेटिकल इवेंट। मैक्सिमम लॉस, सबसे डैमेजिंग मूव आइडेंटिफाई करता है पर इसका रिलायबिलिटी लिमिटेड होता है। फिर एक आता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी, एक्सट्रीम रिस्क और प्रोबेबिलिटी टेल्स पर फोकस करता है। तो ये 4 तरीका मैंने बताया टेक्निक्स जिसके माध्यम से स्ट्रेस टेस्टिंग किए जाते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग में होता क्या है कि एबनॉर्मल मार्केट कंडीशन का एनालिसिस ही होता है, एक्सट्रीम कंडीशन और नॉन नॉर्मल मार्केट इम्पैक्ट का असेसमेंट। टेक्निक में मैंने बताया सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट, यानी टेस्ट बेसिस पैरामीटर का चेंज का इफेक्ट। फिर कह रहा है मल्टीपल फैक्टर को इंक्लूड करता है सिनेरियो एनालिसिस। LTV EVT मैंने बताया एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी, यानी एक्सट्रीम रिस्क और प्रोबेबिलिटी टेल्स पर फोकस है इसका। अब देखिए एक अच्छा स्ट्रेस टेस्ट का फीचर क्या है कि स्क्यूड और फैट ट्रेल डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करना, मार्केट इलिक्विडिटी और सभी रिस्क फैक्टर को कंसीडर करना। अब देखिए रिजीम शिफ्ट को समझिए, रिजीम शिफ्ट को समझना ये भी एक अच्छा स्ट्रेस टेस्ट का एग्जांपल है। तो देखिए स्ट्रेस टेस्ट का यूज़ क्या है कि एक्सट्रीम एक्सपोजर को समराइज़ करता है, सीनियर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट और मार्केट फैक्टर को डिसीजन के लिए गाइड करता है। फिर स्ट्रेस टेस्ट का लिमिटेशन क्या है, तो ये यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि प्रैक्टिशनर पे डिपेंड करता है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है, प्रोबेबिलिटी का मेंशन नहीं होता और IT का रोल लिमिटेड है। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की। यहाँ पे देखिए रिस्क मॉनिटरिंग कैसे किया जाए। तो रिस्क मॉनिटरिंग करने के लिए पहले पॉलिसी बनाओ, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा। रिस्क को मॉनिटर करना है तो इम्प्लीमेंट पॉलिसी, फिर लिमिट सेट करो और वेरिएशन कंट्रोल करो। फिर पॉलिसी के रिस्क को मॉनिटर करो और मार्क टू मार्केट पॉलिसी का यूज करो। अब रिस्क मैनेजमेंट का रोल क्या है, तो लिमिट और ट्रिगर लगते हैं, पोजीशन मॉनिटर होती है और रिपोर्ट सीनियर अथॉरिटी को भेजी जाती है। मॉडल का यूज होता है रिस्क कैलकुलेट करने के लिए। ये रिस्क मैनेजमेंट का रोल है। लिमिट एंड ट्रिगर की बात करें, क्या लिमिट सेट होते हैं। अथॉरिटी स्टॉप लॉस डिफाइन करती है, लिखा गया ना अथॉरिटी सेट स्टॉप लॉस, ठीक है। और सेंसिटिविटी मेजर्स और बेसिस रिस्क लिमिटेड लगते हैं। रिस्क मॉनिटरिंग के टेक्निक कौन कौन से हैं, तो मार्केट रेट ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना। फिर आता है मॉडल के इंडिपेंडेंट वैलिडेशन होना चाहिए और हर क्वार्टर स्ट्रेस टेस्ट करना जरूरी है। रिस्क रिपोर्टिंग की बात करें तो रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए, तो एक्यूरेट और टाइमली ताकि एक एक्सेप्शनल इवेंट हाईलाइट हो, कंसाइज रिपोर्टिंग के साथ प्रॉपर कमेंट्री भी हो। फिर आता है दोस्तों ट्रेडिंग लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो बहुत बड़े मार्केट शेयर से बचो, रेयरली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट और अनयूजुअल टेनर के अवॉइड करेंगे, ये बातें ध्यान रखनी है। फिर आता है रिस्क टर्मिनोलॉजी एंड क्रेडिट रिस्क। अब कुछ शॉर्ट नोट देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर का यहाँ पोजीशन इन्होंने दे रखा है, 1000 शेयर है और 600 रुपये में, यानी 6 लाख हो गया, ठीक है। तो अब डेली लॉस और VAR लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जेड स्कोर का यूज होता है, आपको पता ही होगा।
तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना, आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर करेंगे, फिर मॉनिटर करेंगे, फिर मिटिगेट करेंगे, यही करेंगे ना। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। बोर्ड जो है सब कुछ सुपरवाइज करती है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है गाइडलाइंस और मॉडल्स रिव्यू करती है, CRMC जो है वो पॉलिसी सेट करती है और कंप्लायंस इंश्योर करती है, राइट। तो ये सभी काम है। फिर CRMD क्या करता है, तो CRMD होता है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो इसका काम होता है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग इंडिपेंडेंट होता है ये। फिर सवाल है कि CPC और CRMC ये गाइडलाइन इन्फोर्स करते हैं। फिर बात करें पीपल एंड ट्रेनिंग की, तो रिस्क मैनेज करने के लिए स्किल लोग और ट्रेनिंग काफ़ी ज़रूरी है। ट्रेनिंग हमेशा अपडेटेड होनी चाहिए। स्किल्ड स्टाफ रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से लिए जाते हैं और ट्रेनिंग HR पॉलिसी से अलाइन होती है। फिर कह रहा है रिस्क मैनेजमेंट क्रेडिट रिस्क, तो क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो पहला आएगा डिफ़ॉल्ट रिस्क, जब बोरोवर अपनी पेमेंट नहीं कर पा रहा है। फिर आता है क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, यानी कि जब बोरोवर की क्रेडिट क्वालिटी गिरती है और स्प्रेड बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मॉड्यूल बी का क्विक रिवीजन सेशन। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी का क्विक रिवीजन लाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं यस लिख दिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी का क्विक रिवीजन सेशन चाहिए। और यदि आपको किसी प्रकार की PDF की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।